ये जो सफ़र है वो एक खूबसूरत भी है और उसके साथ ये बहुत सोचने पर दर्दनाक भी है, क्योंकि मैं जिस सफ़र से गुजरी हूँ वो हर लड़की के लिए सुनने के बाद वो रूह भी कांप जाती है, पर एक साहस भी मिलता है। नमस्ते, मेरा नाम अनु यादव है और रेड ब्रिगेड संस्था में एक बाल मंच नाम से एजुकेशन सेंटर चलता है, जिसकी जिम्मेदारी आज मैं संभालती हूँ। और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि मैं उसी बाल मंच में पढ़ी और यहाँ पर आने के लिए बहुत सारे संघर्ष करने पड़े, और ये मेरे लिए कोई छोटी बात नहीं है। जब मैं 12 साल की थी तब मैं उस घटना से गुजरी जो उस समय एक बच्ची के लिए बहुत सोचने पे भी वो रूह कांप जाती है जब मैं उस घटना को सोचती हूँ। जब मैं 11 साल की थी तब मेरे दादा ने दादी के ना होने पे मेरे साथ बलात्कार किया, और वो जो चीज़ें चली मेरे साथ 6 महीने लगातार, वो मेरे लिए एक बहुत दर्दनाक था, क्योंकि मेरे माता पिता ने अलग अलग शादी कर ली थी और फिर इसके बाद मेरी पढ़ाई का जो भी सब चीज़ें था वो उषा दीदी देख रही थी, और आज मैं बाल मंच में पढ़ाती हूँ। ये जो सफ़र है वो एक खूबसूरत भी है और उसके साथ ये बहुत सोचने पर दर्दनाक भी है, क्योंकि मैं जिस सफ़र से गुजरी हूँ वो हर लड़की के लिए सुनने के बाद वो रूह भी कांप जाती है, पर एक साहस भी मिलता है। तो मैं कुछ अपने बारे में, अपनी बचपन में हुई घटना के बारे में आप सबको बताना चाहती हूँ। जब मैं 5 साल की थी तो मेरे माता पिता में आपसी संबंध नहीं अच्छे थे और वो बिहार में रहते थे, तो उन्होंने, मेरी माँ ने क्या किया, उनको छोड़ दिया। और जब वो छोड़ दिए तो वो लखनऊ आई। लखनऊ आने के बाद ऐसे ही घूम रही थी तो उन्होंने, लोगों ने पूछा क्या समस्या है, क्योंकि उस समय महिलाओं का रोड पे घूमना बहुत बड़ी बात थी। तो लोगों ने पूछा, फिर उन्होंने बताया अपना समस्या। जब उन्होंने अपनी समस्या बताई तो उसी में से एक भैया ने बोला कि आप इधर क्यों घूम रही हैं, आप हमारे घर पे आ जाइए। तो वो उनके घर पे आई, और जब वो उनके घर पे आई तो उनके एक छोटे भाई थे, तो उन्होंने उनसे शादी कर ली। और उसके बाद जो मेरा पालन पोषण था वो हमारे दूसरे पिताजी ही करते थे। सारी चीज़ें बढ़िया थी, सब चीज़ ठीक चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं था। हमारे 2 छोटे भाई बहन हुए, मेरे छोटे भाई बहन। उसी बीच पता नहीं मेरी पढ़ाई को लेके एक तरफ जब सोचती हूँ तो लगता है कि शायद वो मेरी माँ सही कह रही थी, पर एक तरफ सोचती हूँ तो उस पिता के बारे में भी सोचती हूँ तो दुख भी होता है कि मजदूर इंसान आपको 2000 रोज़ नहीं दे सकता है। पर ये बात मेरी माँ नहीं समझने के लिए तैयार रही, और उन्होंने क्या किया, इस बात को ना समझने के कारण में वो छोड़ के चली गई पिता को और हम भाई बहनों को। उनके जाने के बाद जो चीज़ें बिखरी, उसमें पिता ने भी दूसरी शादी कर ली, और हम 3 भाई बहनों का जो चीज़ें था वो पूरी की तरह से बिखर गया। तो जो भी देखभाल थी वो सिर्फ मेरी दादा दादी करते थे। सब चीज़ें ठीक लग रहा था कि हाँ कोई तो है, माता पिता नहीं साथ दे रहे पर दादा दादी तो हैं, ये मन में था। पर ये बात तब टूट गया मन से जब मेरे साथ 11 साल पे, जब मेरी दादी नहीं थी और जब मैं 11 साल की थी, और उस समय जब मैं रात को सो रही थी और दादा आए, मेरे कपड़े खोलना शुरू किया और उन्होंने मेरे प्राइवेट पार्ट को छुआ, तो मेरे मन में चीज़ें समझ में नहीं आई कि ये क्या हो रहा है। उस समय मेरे लिए बहुत अजीब था। जब भी मैं ये घटना सोचती हूँ तो लगता है कि उसकी मैं दोषी हुई है, उस समय मैं मानती थी। और फिर मैंने पूछा उनसे, सुबह मैंने ये चीज़ पूछा कि आपने ये क्यों किया मेरे साथ, तो उन्होंने ये रिप्लाई दिया कि ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा है। तो मुझे लगा कि शायद मुझे नहीं पता होगा, ये चीज़ें ठीक है, चलता रहा। ये मेरे साथ घटना 6 महीने लगातार होती रही। उन्होंने वो हर चीज़ें की जो वो कर सकते थे, उन्होंने ऐसी कोई चीज़ नहीं छोड़ी जो वो करना नहीं चाहते थे। और जब मैंने ये सब चीज़ें होती रही, मैंने सुसाइड करने की कोशिश की, दादी को बताने की कोशिश की, तो दादी ने ये बोला, क्योंकि उन्हें ये बात समझ में आ गई कि इसकी माँ ने मेरे बेटे को छोड़ दिया, तो ये भी मेरे पति पे इल्ज़ाम लगा रही। उन्होंने जो मन में आया, उन्होंने मुझे गंदी गंदी गालियाँ दी, बहुत सारी चीज़ें बोली और मुझे ही दोषी बना दिया कि तुम खुद बदचलन हो, तुम मेरे पति को फंसा रही हो, तुम्हारी माँ ने मेरे बेटे को बर्बाद कर दिया। तो उस समय समझ में नहीं आ रहा था हम किससे ये सारी चीज़ें बोले, क्योंकि दादी ही मेरे पास थी और कोई था भी नहीं। स्कूल में एडमिशन हुआ, वहाँ रोक लगा दिया कि आपको पढ़ने नहीं जाना है। भाई को तो जाने दिया,
फिर धीरे धीरे ये चलता रहा, 6 महीने कंटिन्यू उनको जो मन आया वो करते थे, किसी से मेरा कोई मतलब नहीं रखने दिया और ना किसी से मिलने दिया, बाहर खेलने तक। उस समय मुझे क्या करना चाहिए कुछ समझ से बाहर, एकदम से डिप्रेशन में मैं कभी इसके लिए भाग जाती थी कि छत पे सो जाओ, ये घटना ना हो। पर वो हमेशा कुछ ना कुछ बहाना करते थे कि वो नीचे ही सोए। छत पे सो जाते थे तो वहाँ पे पानी डाल के चले आते थे कि नीचे तो आएगी आई। इस तरीके से इतना ज़्यादा हो गया कि एक दिन मुझे फिर बर्दाश्त नहीं हुआ और फिर मैंने वो चीज़ें बोला दीदी को कि मेरे साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं। फिर दीदी को बताने के लिए सामने एक आंटी रहती थी, मैंने उनको बताया कि प्लीज़ आप मेरे को उषा दीदी से बात करा दीजिए, अगर कोई मदद मेरी कर सकता है तो सिर्फ वो कर सकती है। जब मैंने घटना बताई तो उसका सबसे बड़ा ये था कि वहाँ के लोग समझने के लिए तैयार नहीं थे कि चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि जब रात को मैं चिल्लाती थी तो लोग मेरी बहन कहती थी कि दीदी चिल्ला रही, तो दादा दादी बोलते थे कि भूत पकड़ लिया है, इस पे बाबा आ गया है। तो इस सारी चीज़ों की वजह से लोगों को भी लगता था कि लड़की के साथ कुछ नहीं है, तो वो नहीं ध्यान देते थे लोग। धीरे धीरे चलता रहा, फिर मैंने दीदी को सब बताया और फिर उषा दीदी आई भी वो, तो दादा दादी ने ये बोला कि आप मेरी लड़की को फंसा रही हैं, आप लड़की को मेरी बर्बाद कर रही हैं। तो उन्होंने फिर वहाँ से चली गई। तो उन्होंने मुझे यही समझाया कि अगर आपको निकलना है तो कोशिश आपको ही करनी पड़ेगी। तो फिर मैंने कोशिश किया। तो उससे पहले हमारे साथ दीदी के साथ मैं एक शो में गई हुई थी लड़कपन सुहाने से। उस शो से जब मैं बॉम्बे से वापस आई तब उन्होंने जब उस रात मेरे साथ ये घटना करने की कोशिश की तो मुझे बहुत दर्द हुआ। तो उन्होंने मारा और उन्होंने कहा कि चलो मेडिकल करा दे, तुम्हारा पता करे तुम्हारे साथ कितने लोगों ने बलात्कार किया है, ये वो। तो उस समय मुझे बहुत गुस्सा आया कि यार तुम किसको कह रहे हो, कौन बलात्कार किया, तुम रख रहे हो, तुम मेरे साथ बलात्कार कर रहे हो, तुम रोज मेरे साथ शोषण कर रहे हो, तुम किसको कह रहे हो, अगर तुम्हारे में इतनी हिम्मत हो तो चलो। उस दिन मेरा गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ और मैंने वो सारी चीज़ें बोली। जब उनको लगा कि अब ये कहीं बोल ना दे, कहीं बता ना दे, तो वो मेरी शादी तय कर दी है और वो उसी 26 जून को जाने वाले थे। पर मैंने 21 जून को ही ये सारी चीज़ें दीदी को बता दिया और मैं वहाँ से भाग गई। भाग जाने के बाद मैं उषा दीदी के पास गई और जाने के बाद मैं वहाँ से चाइल्ड लाइन गई और वहाँ से मैंने 3 साल कस्तूरबा गांधी में पढ़ाई किया और 2 साल मैंने 9th 10th नव जागृति में जाके किया। फिर 2022 में जब मैं भागी घर से और मैं जब दीदी के पास गई और फिर चाइल्ड लाइन में दीदी ने मेरे को छोड़ा, तो इसके बाद केस चला और फिर चीज़ें हुई और बातचीत हुई। वहाँ पे भी दादा ने मेरा ही आरोप लगाया पुलिस के सामने भी कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम गलत बोल रही हो। तो फिर पुलिस वाले ने भी डांटा कि वो झूठ बोल रही, मेडिकल उसका हुआ, वो कहाँ पे, वो तो सच बोल रहा है ना, मेडिकल आपका भी हुआ और आप बता रहे कि झूठ बोल रहे हैं। तो ये सब घटना के बाद तो मैं, एक तो मेरे लिए तो बहुत एक अलग था क्योंकि उस समय मैं पूरी परिवार से अलग हो चुकी थी, परिवार था भी नहीं और उससे भी ज़्यादा कोई नहीं था मेरे साथ, और दीदी रख नहीं सकती थी मुझे उस समय, उषा दीदी। तो जो चाइल्ड लाइन में जो आश्रम का माहौल था उसने अंदर से झकझोर कर दिया, क्योंकि उस समय क्या था कि उसमें भी लोग मेरा ही आरोप देते थे कि इसने दादा को ज़बरदस्ती फंसा दिया है और ऐसा ऐसा किया है। तो फिर मैम लोगों ने वहाँ की समझाया कि उसमें उसकी गलती नहीं है, आप लोग उससे बातचीत करो, आप उससे बोलो। तो लोगों ने फिर धीरे धीरे बातचीत करना शुरू किया। पर आज भी जब मैं उस घटना को सोचती हूँ या मैं जब महसूस करती हूँ तो ये तो लगता है कि वो चीज़ें बहुत अजीब था। अच्छा खासा परिवार था, सब चीज़ें ठीक थी, पर एकदम से सब बिगड़ गया। मैं लोगों से बस यही बोलना चाहती हूँ कि आप अगर आवाज़ नहीं उठाओगे तो ज़िंदगी भर रोगे, और अगर उठाओगे तो वो थोड़ी ही गम होगा, थोड़ा ही लगेगा, लोगों की ताना सुनने पड़ेंगे, लोगों की चीज़ें सुनने पड़ेंगे, पर आपको खुशी होगी कि आपने अपने लिए लड़ाई लड़ी, किसी और के लिए नहीं। आज भी ये लोग बोलते हैं, मैं जाती हूँ बाल मंच में पढ़ाती हूँ, मेरे लिए बहुत गर्व की बात है और मेरे लिए भी बहुत अच्छी बात है कि मैं जहाँ पढ़ी थी वहाँ पढ़ा रही हूँ। और उषा दीदी जो मुझे आगे ले जाने के लिए हमेशा प्रोसेस रहती है कि आप आगे जाओ, आगे जाओ, अपने जैसे और लड़कियों को खड़ी करो। अगर घटना हो गई तो घटना होने वाला, गलत करने वाला शर्माए, आप क्यों शर्माओगी? आपने थोड़ी कहा कि आप मेरे साथ गलत करो। तो मैं आप सभी से, विशेषकर लड़कियों से यही बोलना चाहूँगी, आपके साथ अगर घटना हुई है तो उसके लिए आवाज़ उठाइए। ये मत सोचिए कि मेरी बेइज्जती होगी, मेरी इज्जत चली जाएगी। आपने किसी की इज्जत नहीं लूटी है, आपकी जिसने इज्जत लूटी है उसे शर्म आनी चाहिए, आपको नहीं।
तो ये बहुत अच्छी बात रही कि इसके बाद से मुझे ये नहीं लगता है कि मैंने कोई गलत किया। जिसने गलत किया उसे पनिशमेंट मिला और वो जेल में है, ये बहुत अच्छी बात है। और वो आज भी कॉल करते रहते हैं कि छुड़वा दो, पर मेरे लिए इसलिए नहीं, मैं चाहूँ तो छुड़वा सकती, पर उन लड़कियों के लिए मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि गलत हो रहा है तो आपको बोलना है, और वो सिर्फ आप कर सकती हो, कोई और नहीं कर सकता है। तो इसके बाद फिर जो बाल मंच उषा दीदी और पूजा दीदी ने देखा, उसको अब मैं देखती हूँ और 2022 से उसको देखना शुरू किया है। तो उसमें मेरा एक तो बहुत अच्छी बात है कि उसमें 120 बच्चे पढ़ते हैं। सुबह के समय 8 से 12 बजे वो चलता है, और शाम के समय हमारी कोचिंग चलती है, सिलाई चलता है, और अभी तो हम लोग ने नया शुरू किया है कंप्यूटर क्लास। तो उसमें एक चीज़ बहुत अच्छी बात है कि वो बाल मंच सिर्फ पढ़ाने का केंद्र नहीं है, उसमें हम वो बातें करते हैं जो बेटियां अपने घर पे बात नहीं कर पाती हैं, वो हम बातें शुरू करते हैं और उनसे हर चीज़ें, छोटी से छोटी क्या दिक्कतें हैं उसको पूछते हैं, क्या समस्या है उसको पूछते हैं। और इससे एक चीज़ अच्छी है कि उनसे बातचीत करने से मुझे भी ये चीज़ लगा कि जब तक हम लड़कियों से खुल के बात नहीं करेंगे तब तक वो हमको चीज़ें बताएंगी नहीं। वहाँ की बच्चियों में ये बहुत अच्छी बात है कि जो वो पेरेंट्स को नहीं बताती वो मुझे बताती हैं कि मेरे साथ ये चीज़ें हुई हैं। तो वहाँ पे लड़कियाँ इतनी खुले दिमाग की हो गई कि वो रात को 11 बजे भी जाती हैं, कोई भी रेड ब्रिगेड का कार्यक्रम होता है, बाल मंच का कार्यक्रम होता है, वो उसमें भाग लेती हैं। और रात को बिना सिर्फ ये बताना पड़ता है कि पेरेंट्स को कि हम जा रहे हैं, ये नहीं बोलना पड़ता है कि हम जाएं या ना जाएं। तो ये बहुत अच्छी बात है। जो क्वेश्चन हम लोग लड़कियों के साथ होता है कि जाएं, दो एक तरीके से क्वेश्चन है, जाएं या हम जा रहे हैं, तो वो हमारी बच्चियों के साथ बहुत अच्छा हो गया है कि सिर्फ हमको जाना पूछना पड़ता है पेरेंट्स से, जाए ये नहीं पूछना पड़ता है। तो जो बाल मंच का मेरा जो खुद का ये है कि उसको कैसे मैं बढ़ाऊँ, तो मेरा मेन यही है कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सहयोग करें। और बाल मंच को बढ़ाने का मेरा यही सपना है कि वो गरीब बच्चा पढ़े जिसको शिक्षा पैसे के नाम पे पीछे कर दिया जाता है, उसके पास चीज़ें नहीं हैं इसलिए वो रह जाता है, उनको पढ़ाने का। और दूसरा, हर वो महिलाओं को, हर वो लड़कियों को जो ऐसी घटनाएं होने के बाद एकदम से पीछे हो जाती हैं और दोबारा वो पढ़ने की कोशिश नहीं करती हैं। तो मैं यही चाहूँगी कि आप लोग भी आगे आएँ और आपको जो मदद हो सके या आप जो लग सकता है कि आप मेरे से मदद ले सकते हो, उसके लिए आप आगे आएँ।